Okay, students, let me see here. I'm very disappointed because I have to not send the video and also not posted the video soon. And yet, after so much of the time, I'll just post this video because of the reason I'm busy in checking. So, not wasting so much of time, let's start this chapter. And welcome to the PCB by Ankit sir. And you have to subscribe and share also my channel. So in my channel, this one is the video, and I'm starting the biology. So first question is, why is the diffusion insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organism? डिफ्यूजन क्यों insufficient होता है हमारे लिए कि हम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाते? सी, ऑल द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि ह्यूमंस होते हैं, उनकी जो बॉडी होती है बहुत ही ज़्यादा बिग होती है और उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होती है, जो कि डिफ्यूजन से प्रॉपरली नहीं हो सकती है. एंड बिकॉज ऑफ नॉट गोइंग टू डिफ्यूजन, तो होता क्या है कि हमारी जो बॉडी होती है वो डिफ्यूजन, एक तो पहली बात देखो, जो डिफ्यूजन होता है वो डिफ्यूजन इट टेक्स अ लॉट मच ऑफ द टाइम. इतना टाइम अगर वो लेगा तो सीधी सी बात है हम लोग तो डिफ्यूज करते करते ही खत्म हो जाएंगे. तो सीधी सी बात है, डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है और ये बहुत ज्यादा समय लेता है. इसीलिए जो होता क्या है, जो हम लोग की बॉडी होती है वो स्लो नेचर डिफ्यूजन को इनसफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन कह सकते हैं हम उसको. इसलिए हम लोग जो है ऑक्सीजन बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन नहीं लेते. सेकेंड क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया डू वी हैव टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव? हम कैसे पता करेंगे कि कोई चीज अलाइव है? इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी. वॉकिंग हो गई, ब्रीथिंग हो गया, ग्रोथ हो गया या रिप्रोडक्शन हो गया, ये सारी की सारी चीजें हमको बताती है कि वो बंदा अलाइव है या सामने वाला कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अलाइव है या डेड है. हालांकि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी आई से नहीं दिखाई पड़ते, तो उनकी लाइफ प्रोसेस है फंडामेंटल क्राइटेरिया, ताकि हम डिसाइड करें कि कोई चीज अलाइव है कि नहीं है. हम नॉन लिविंग थिंग्स तो ऐसा कर नहीं सकते. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन से रॉ मटेरियल होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं? तो ऑक्सीजन और फूड, दो ही एक ऐसे रॉ मटेरियल है जो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं. और रॉ मटेरियल जो कि बॉडी में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी रखता है और इन्वायरमेंट में लिविंग मतलब प्रोडक्शन करवाता है. मींस लिविंग जो होते हैं हमारे बॉडी इन्वायरमेंट में, उनके लिए रॉ मटेरियल बहुत जरूरी है. इसके लिए वो कि जो प्रोसेस है उसमें क्यों एसेंशियल है हमारी लाइफ के लिए मेंटेन करना? तो लाइफ प्रोसेस जैसे कि आपने जानते हो, आप डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, उसमें सर्कुलेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन. अगर ये हमारी बॉडी में नहीं होगा तो हमारी बॉडी मेटाबॉलिक वर्क नहीं कर पाएगी, और मेटाबॉलिक वर्क नहीं कर पाएगी तो फिर हमारी बॉडी जिंदा नहीं रह पाएगी. सो एट दैट टाइम ये प्रोसेस बहुत ही जरूरी होता है. 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बहुत ही सीधा क्वेश्चन आता है, आप आराम से इसको हैंडल कर सकते हो और इस 1 मार्क्स के क्वेश्चन को आप इजिली क्वांटिफाई कर सकते हो अपने टू दी पॉइंट पे. अच्छा, कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ये डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक. देखो, ऑटो मींस इटसेल्फ, ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस करते हैं अपना फूड खुद और डिपेंड नहीं करते किसी दूसरे पे, उसको हम ऑटोट्रोपिक कहते हैं. और जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं और प्रिपेयर करते हैं, फूड प्रिपेयर कहां करते हैं, वो तो डायरेक्ट डिपेंड होते हैं ना किसी ऑर्गेनिज्म पे. सेकेंड पार्ट ये कि जो फूड होता है वो प्रिपेयर होता है बाय द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट. हालांकि इसमें फूड कैन नॉट बी प्रिपेयर फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि उनको प्रिपेयर ही नहीं करना, तो क्यों इन सब चीजों की जरूरत है. क्लोरोफिल मच नीडेड होता है, क्योंकि बाय द हेल्प ऑफ द क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो इसमें रिक्वायरमेंट होती है फूड के प्रिपरेशन की. अब उसमें थाइलाकोइड्स, ग्रैना वो अलग पर प्रोसेस है, लेकिन ये क्लोरोफिल जो होता है इसकी प्रोसेस में यही सबसे अच्छी खास बात है कि जो क्लोरोफिल होता है वो इंपॉर्टेंट होता है इन सब चीजों में, लेकिन इसमें क्लोरोफिल पाया ही नहीं जाता. अभी जो ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गे, इस तरह के कुछ बैक्टीरिया होते हैं ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही फॉलो करते हैं. लेकिन हम ह्यूमंस या कुछ ऑर्गेनिज्म जो बिग लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इन लोगों को अगर हम कहें तो जितने भी एनिमल्स और फंजाई हैं, ज्यादातर बैक्टीरिया हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं. अच्छा, नेक्स्ट पार्ट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. कभी कभी कहता है कि प्लांट्स कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस. आज भी लिख के चला आता है फोटोसिंथेसिस क्या चीज है. रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड कहां से? एटमॉस्फेयर से बाय द हेल्प ऑफ स्टोमेटा. वाटर प्रोड्यूस लेता है कहां से? सॉइल से लेता होगा. क्यों? क्योंकि सॉइल में वाटर प्रेजेंट होता है और रूट से एब्जॉर्ब करता है. सनलाइट एसेंशियल रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, और न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो ऑब्टेन करते हैं सॉइल से बाय द हेल्प ऑफ प्लांट रूट. अच्छा, क्या रोल है किसी भी एसिड का स्टमक में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 2017 में आया है, 2016 में आया है, 2015 में भी आया था. तो क्या रोल है किसी भी एसिड का स्टमक पे? तो देखो, सबसे पहला है वो क्रिएट करता है एसिडिक एनवायरनमेंट. दूसरा, वो डिसॉल्व करता है फूड के पार्टिकल्स. आपके फूड पार्टिकल बॉडी में गए, उसने उसको डिसॉल्व करना शुरू किया.
एसिडिक इन्वायरमेंट जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम के लिए जरूरी होता है वो क्रिएट करता है। अच्छा, एसिड में जो पेप्सिनोजन होता है वो कन्वर्ट करता है किसमें, पेप्सिन में। ये जो प्रोटेक्टिव बैरियर भी होता है कि बाहर से आया हुआ कोई भी पैथोजन है तो उसको वो डिजीज क्रिएट करने से रोक लेगा। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो डिजाइन कैसे की जाती है, कैसे उसकी बॉडी, मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन किस हिसाब से उसकी बाउंड्री डिजाइन होती है ताकि वो एब्जॉर्ब कर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम लोग माइक्रोवेलाई कहते हैं। ये माइक्रोवेली क्या करते हैं, उसके एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देते हैं, मतलब जो सरफेस एरिया होता है वॉल्यूम, वो एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देते हैं और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव, क्योंकि इन वैली में न्यूमरस ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स, और ये एब्जॉर्ब करते हैं डाइजेस्टेड फूड को और ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा देते हैं। ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट करके हमारे बॉडी पार्ट्स में पहुंचा देता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपके इसमें आ रहे हैं। अच्छा, एक और बात, अब मैं थोड़ा सा एक चीज आपको दिखाने जाऊंगा जो आपके रिएक्शन से रिलेटेड है, यानी कि डाइजेशन जो आपका होता है वो प्रॉपर्ली कौन कौन से एंजाइम से। तो गाइस ये है डाइजेशन प्रोसेस। माउथ में स्टार्च जो होता है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो स्टार्च बाय द हेल्प ऑफ सेलेवरी एमाइलेज माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। फिर स्टमक की बात आती है तो इजोफेगस से होते हुए खाना नीचे आ जाता है। अब वो जो फूड होता है वो इजोफेगस से होते हुए नीचे आ गया तो HCl सबसे पहले, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये मेंटेन करता है एसिडिक एनवायरनमेंट। अब आपको ये नहीं बताने की जरूरत है क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन लिख दिया है कि एसिड क्या क्या वर्क करता है। प्रोटीन में पेप्सिन जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ता है, और जो रेनिन एंजाइम होता है वो प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता है। जो फैट होता है वो ब्रेक डाउन करता है बाय द हेल्प ऑफ गैस्ट्रिक एमाइलेज इनटू इमल्सिफाइड फैट, और ड्यूडेनम में फिर उसकी बात आ जाती है। अब ड्यूडेनम क्या, स्टमक से जैसे ही खाना नीचे इंटेस्टाइन की तरफ जाता है तो पहले ड्यूडेनम मिलती है। यहाँ पर बाइल जूस और पैनक्रियास का जो एंजाइम्स है जितने, वो सारे के सारे यहाँ पे इनहिबिट होते हैं। अच्छा, बाइल जूस क्या होता है, जो जूस होता है बाइल जूस वो बाइल से सेक्रेट होता है, और वो कहाँ आ जाता है, बाइल जूस सेक्रेट हुआ लीवर से तो वो कहाँ पहुंचा, गाल ब्लैडर में। गाल ब्लैडर में स्टोर होकर वो जैसे ही देखता है ड्यूडेनम में खाना आ गया, यानी कि फूड आ गया, तो वो ड्यूडेनम में सेक्रेट कर देता है उसको। तो अभी देखो क्या हुआ कि ड्यूडेनम रिसीव करता है डाइजेस्टिव जूसेस को पैंक्रियास से। ठीक है, और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो पेप्टोन और पेप्टाइड्स जो फॉर्म हुए थे, ये जो पैंक्रियास से ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन आ रहा है, इन एंजाइम की हेल्प से पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स बन जाते हैं अमीनो एसिड की चेन। यही एक सिंपल चेन होती है प्रोटीन की। इमल्सिफाइड फैट जो हुआ था वो लिपेज एंजाइम से गैस्ट्रिक लिपेज से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाता है, और जो बचा हुआ बाइल जूस है जो है, एक्चुअली बाइल जूस जो है ना बेसिक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। ये माल्टोज तभी टूट सकता है, तो माल्टोज किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मोनोसैकेराइड शुगर, क्योंकि अपने आप में कार्बोहाइड्रेट शुगर ग्लूकोज है। तो 5 स्टेप्स होते हैं आपके पूरे डाइजेशन के। इंजेशन यानी कि फूड को एसिमिलेट करना, मींस इंजेस्ट करना, माउथ में लेना, उसके बाद डाइजेशन में वो डाइजेस्ट हो रहा है, फिर एब्जॉर्ब किया जा रहा है, उसको एसिमिलेट कर किया जा रहा है, और लास्ट में एक्सक्रीट किया जा रहा है यानी कि एजेशन। तो ये तो था आपका पैराग्राफ। इसके बाद मैं आपको एक वीडियो इसके साथ ही ऐड कर दे रहा हूँ, उस वीडियो को आप ध्यान से देखोगे। उसके बाद आपका ये जो चैप्टर ये वाला है डाइजेशन वाला, ये खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर आपका रेस्पिरेशन में कल पोस्ट कर दूंगा। खैर कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट आपकी एग्जाम के। वैसे भी डेट्स आ चुकी हैं, 24 से आपके एग्जाम स्टार्ट हैं, और बी प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन। आई होप सो यू विल गेट द गुड मार्क्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस नाइट ऑल्सो, एंड डोंट फॉरगेट like, share and subscribe. I will definitely update my videos and soon I will give you the advanced level of these videos. Thank you, have a nice day. We don't have chunks of cake or bits of burger floating around our bloodstream. So how do we get the energy from our food to our cells? Two things have to happen before we can make use of our lunch. It needs to be broken down into smaller pieces or digested, and then it needs to be absorbed into the bloodstream. Digestion takes place in lots of places along the alimentary canal, and absorption happens in the small intestine, which is found just after the stomach along the length of the digestive system. To learn more about the digestive system, watch this video, and to learn more about absorption, watch this video. In this video, we're going to look at the enzymes involved in digestion in more detail. The large molecules which make up our food, like lipids, proteins, and carbohydrates, are too big to be moved into our blood. So, they need to be digested into smaller molecules by physical processes like chewing, and chemically by special proteins called enzymes. Different types of enzymes digest the different types of food, so let's look at the food groups in turn. First, carbohydrates. Foods like rice and pasta are made of carbohydrates. The simplest carbohydrates are sugars.
which can be joined into big chains to make complex carbohydrates, like starch. Carbohydrates are digested by carbohydrase enzymes, such as amylase. Amylase is a special type of carbohydrate, which breaks down starch, a big carbohydrate, into smaller molecules. These can then be broken down further into glucose, which is small enough to be moved into the blood. Amylase is found in your saliva, which is where carbohydrates will first start to be broken down chemically, and another amylase is released into the small intestine from the pancreas, so much further down your digestive system. Now let's look at proteins. Proteins are found in meat, fish, beans and pulses. They are made up of amino acids and are digested by protease enzymes. The protease enzymes break down proteins into amino acids. Protease, called pepsin, breaks down proteins in the stomach, but this doesn't work once the food moves into the small intestine. In the small intestine, the conditions are different, so a different protease called trypsin is released into the small intestine from the pancreas for continued protein digestion. What conditions do you think might be different in the small intestine compared to the stomach? Whilst the stomach is very acidic and has a pH of about 2, the small intestine has a higher pH of about 8. Protease enzymes, which work well at pH 2, don't work at pH 8, which is why different protease enzymes are needed in the small intestine. And the last group of food, lipids. Lipids are digested by enzymes called lipases into glycerol and fatty acids, but it's not an easy job. It requires a process called emulsification to take place first. Emulsification breaks the lipids into smaller droplets. The smaller droplets have a larger surface area for the lipase enzymes to work on. To learn more about bile and emulsification, watch this video. So, to recap, the main enzymes involved in digestion. A carbohydrate called amylase is released in the saliva. This digests starch into smaller sugars. A protease called pepsin digests protein in the stomach. Then a protease called trypsin further digests proteins into amino acids in the small intestine. A carbohydrate called amylase and lipase are also released into the small intestine from the pancreas. They digest carbohydrates into sugars and lipids into fatty acids and glycerol. These molecules are small enough to be absorbed into the blood.